रेखा पर राकेश का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अपने प्रेम और मेहनत से बनाए आशियाने को वो बिखरता हुआ महसूस करने लगा था। पर क्या वाकई रेखा अपने 3 बरस के वैवाहिक जीवन को ताक पर रखकर मर्यादा की रेखा लांघ रही थी? सड़क पार करके मारुति कार की तरफ बढ़ते हुए युवक युवती की तरफ देखकर राकेश के पांव तुरंत स्कूटर के ब्रेक पर पड़े। स्कूटर रुक गया तो उसने युवती की तरफ ध्यान से देखा। उसका संदेह क्षण भर में ही दूर हो गया, क्योंकि उसकी आंखें अपनी पत्नी रेखा को पहचानने में भूल नहीं कर सकती थी। इस युवक के साथ आज दूसरी बार वो रेखा को देख रहा था। राकेश ने मुड़कर सड़क के उस तरफ देखा जहां से वे दोनों अभी अभी निकले थे। वो होटल वृंदावन था, जो शहर में अभी नया नया खुला था और आम लोगों की पहुंच से दूर होने के कारण दिन में लगभग खाली रहता था। वे दोनों युवक युवती जब मारुति कार में बैठकर चल दिए तो राकेश का खून खौल उठा, पर वो अपने को संयत करते हुए कार का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में कार इलाहाबाद में बैंक के सामने जाकर पार्किंग में खड़ी हो गई और वे दोनों कार से उतरकर बैंक में चले गए। आज से पहले भी राकेश ने रेखा को इसी युवक के साथ बैंक के बाहर घूमते हुए देखा था। रेखा ने तो जैसे वैवाहिक जीवन के 3 वर्षों को एक तरफ हाशिए पर रख दिया था और मर्यादा भूलकर वो पराये पुरुष के साथ स्वच्छंदता से शहर में घूम रही थी। राकेश के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी कहाँ चूक हो गई जो रेखा उससे दूर होती जा रही है। राकेश अपने दफ्तर लौट आया, पर शाम तक उसका किसी काम में मन नहीं लगा। उसे बार बार रेखा पर गुस्सा आ रहा था और महसूस हो रहा था कि प्रेम और मेहनत से बनाया उसका आशियाना अब कभी भी टूटकर बिखर सकता है। शाम को जब राकेश घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि रेखा नहा धोकर गुनगुनाती हुई रसोई में शाम का खाना बनाने में व्यस्त थी। राकेश ने रसोई के दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, आज तुम भूतनाथ बाजार गई थी? हाँ, रेखा ने चावल बीनते हुए उत्तर दिया। तुम्हारे साथ वो युवक कौन था? राकेश के स्वर तेज हो गया। राजीव, रेखा ने संक्षिप्त उत्तर दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। तुम राजीव के साथ वृंदावन होटल गई थी? राकेश ने पहले की तरह तेज स्वर में पूछा। ओह, तुम परेशान मत हो, कहकर रेखा फिल्टर में पानी भरने लगी। तभी मोनू रेखा के पास आकर ठुनकने लगा। मम्मी, भूख लगी है, मेरे राजा बेटे को दूध चाहिए, चलो अभी बोतल साफ करते हैं, मोनू के लिए दूध बनाते हैं, मोनू दूध पिएगा, मोनू राजा बेटा बनेगा। रेखा तरह तरह के वाक्य उछालती हुई मोनू के लिए दूध बनाने लगी। मोनू अपनी मम्मी को दूध बनाते हुए देखने लगा, फिर मम्मी के हाथ से दूध की बोतल लेकर पलंग पर जा लेटा और दूध पीने लगा। राकेश ने हिकारत से रेखा की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। उसके मन में रेखा के चरित्र को लेकर तरह तरह के विचार बन बिगड़ रहे थे। वो सोचने लगा कि ये औरत 2 नाव में पैर रखकर जीवन की नदी को पार करना चाहती है। राकेश ने बाथरूम में नहाते हुए ठंडे दिमाग से इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचने की ठानी। वो इस युवक के बारे में सोचने लगा जो रेखा के साथ घूमता था। राकेश अपने परिवार को टूटने से भी बचाना चाहता था और जग हंसाई का पात्र भी नहीं बनना चाहता था। कई हफ्तों तक राकेश ने रेखा की गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखी, मन ही मन पड़ताल की, उसकी अलमारी टटोली, पर ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जिसे वो रेखा के सामने रख देता। आखिर एक रात को खाना खाते हुए राकेश ने पूछा, ये राजीव कौन है? मेरे साथ बैंक में काम करता है, तुम इसे कब से जानती हो?
राकेश ने रोटी का टुकड़ा प्लेट में ही रख दिया। इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? इसलिए कि आजकल ये अक्सर तुम्हारे साथ दिखाई देता है। राकेश ने तनिकते स्वर में कहा, हम बैंक कर्मी 8 से 10 घंटे साथ साथ काम करते हैं। जाहिर है कभी चाय कॉफी भी साथ बैठकर पी लेते हैं। रेखा ने ठंडे स्वर में कहा। राकेश खाना खाते हुए सोचने लगा कि दफ्तर में सहयोगियों का आपस में हंसना बोलना, साथ साथ चाय पीना, लंच करना तो चलता ही रहता है। इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और गृहस्थी की तो नींव ही विश्वास पर टिकी है। उसे रेखा पर शक नहीं करना चाहिए। आखिर वो घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारी कितनी कुशलता से निभाती है। राकेश ने अपनी शादी से पहले ही ये तय कर लिया था कि वो अपने अहम को कभी बेडरूम में नहीं ले आएगा। टूटने की हद तक बात को बढ़ा देना किसी भी रिश्ते के लिए नुकसानदेह होता है और वैवाहिक संबंधों की तो नींव ही सेक्स पर आधारित है। सेक्स उतना ही जरूरी है जितना कि पेड़ पौधों को पनपने के लिए खाद पानी जरूरी है। सो राकेश ने रेखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो सब सोते हैं। रेखा भी बिना किसी विरोध के तुरंत मोनू को गोदी में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। सुबह जब राकेश की आंख खुली तो रेखा कमरे में नहीं थी। राकेश बाथरूम से फारिग होकर जब ड्राइंग रूम में आया तो देखा रेखा धीरे धीरे किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके बातचीत का स्वर इतना धीमा था कि राकेश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राकेश को देखते ही रेखा ने फोन काट दिया और बोली, अरे आप उठ गए? मैं तो कॉफी के लिए आपका इंतजार कर रही थी। रेखा रसोई की तरफ चली गई और राकेश आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार की खबरें देखने लगा। कुछ ही क्षणों बाद रेखा ने राकेश की तरफ कप बढ़ाते हुए कहा, ये लो कॉफी। राकेश को कॉफी का कप देकर रेखा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राकेश ने पत्नी से पूछा, किसका फोन था? रेखा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रेखा, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। ये सुबह सुबह किसका फोन था? राकेश ने कमरे में आते हुए फिर पूछा। मेरे बैंक की एक महिला कर्मचारी का फोन था। आज वो बैंक नहीं आएगी, यही बताने के लिए उसने फोन किया था। पर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? राकेश ने पत्नी की तरफ ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा। तुम मेरे दफ्तर के तनाव को नहीं समझ सकते, रेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया। दफ्तर में कोई तनाव है तो उसे कहो, मिलजुल कर ही घर बाहर की समस्याओं से निपटा जा सकता है। राकेश ने पत्नी के पास खड़े होते हुए कहा। रेखा शून्य में ताकती रही, कुछ बोली नहीं, फिर अपने दैनिक कार्यों को निपटाने में लग गई। राकेश ने घड़ी देखी और वो जल्दी से बाथरूम में घुस गया। सुबह का समय कामकाजी दंपतियों के लिए व्यस्त होता है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। इस बीच राकेश ने रेखा की मनपसंद फिल्म के टिकट लाकर उसे अचानक चौंका दिया और एक शाम उसकी मनपसंद का खाना भी उसे होटल में खिलाया। वो दाम्पत्य में आई एक रास्ता को तोड़ देने में विश्वास करता था। राकेश ने एक एक ईंट जोड़कर अपनी गृहस्थी की इमारत खड़ी की थी। कभी पत्नी का दिल ना दुखाया था और ना ही किसी सुख सुविधा की कमी होने दी थी। एक दिन राकेश गुस्से से भरा हुआ दफ्तर से लौटा और आते ही रेखा से बोला, ये राजीव तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था? हाँ, कैरम और बैडमिंटन में वो मेरा पार्टनर होता था। वो मेरा अच्छा दोस्त था, सिर्फ अच्छा दोस्त। अर्थपूर्ण नजरों से रेखा को घूरते हुए राकेश बोला, और आजकल तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? ये महज एक
एक इत्तेफाक है कि शादी के 3 वर्षों बाद वो अचानक उसी बैंक में तबादला होकर आ गया जहां मैं काम करती हूँ, बस और कुछ भी नहीं। तुम जानती हो, मैं उसे नापसंद करता हूँ। ये जरूरी तो नहीं कि तुम मेरे सभी बैंक कर्मियों को पसंद करो। रेखा, राकेश चीखा। चीखो मत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई निर्जीव किताब नहीं हूँ। राकेश, आज मुझे इस बात का गहरा अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी कल्पना की पोषण मूर्ति नहीं बन सकी। रेखा का स्वर शांत था। पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सब कुछ साफ है, तुम अपने गुस्से के कारण साफ नहीं देख पा रहे हो। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर रेखा उठी और अपने घरेलू काम में व्यस्त हो गई। कई दिन ठीक से गुजर गए। एक शाम राकेश दफ्तर से लौटा तो रेखा घर पर नहीं थी। मोनू घर की नौकरानी के साथ था। राकेश ने नौकरानी से पूछा, मोनू ने दूध पिया? नहीं साहब, मोनू मेरे हाथ से आज दूध ही नहीं पी रहा है। विमला ने दूध से भरी बोतल उठाकर दिखाते हुए कहा। राकेश ने मोनू को गोद में उठा लिया और विमला के हाथ से दूध की बोतल लेकर मोनू को दूध पिलाने लगा। अपने पिता की गोद में लेटा मोनू बहुत खुश था और बाल सुलभ चंचलता के साथ दूध पी रहा था। राकेश ने घड़ी पर नजर डाली और सोचने लगा, अब तक तो रेखा को घर पहुंच जाना चाहिए था। रोज तो वो इस समय तक घर आ जाती है। तभी फोन की घंटी बजी। राकेश ने रिसीवर उठाया। उधर से दीदी की आवाज आई, भैया, रेखा घर पहुंच गई। दीदी? क्या रेखा तुम्हारे पास गई थी? राकेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसे मैंने बुलाया था। यहाँ से आधा घंटा पहले गई है, पहुँचती होगी कहकर उधर से फोन कट गया। अपनी दीदी का फोन सुनकर राकेश का गुस्सा शांत हो गया और वो चिंता में डूब गया। दीदी ने रेखा को क्यों बुलाया था और रेखा भी उसे बताए बगैर दीदी के पास चली गई। आखिर रेखा के मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है? क्या राजीव को लेकर कोई समस्या है? तभी रेखा ने घर में प्रवेश किया। वो बेहद थकी हुई और तनाव में थी। उसने आते ही अलमारी खोलकर उसमें अपना पर्स टांगा और गाउन उठाकर बाथरूम में घुस गई। रेखा नहा धोकर निकलती सीधी रसोई में पहुंची। उसके सधे हाथ जल्दी जल्दी रात के खाने का प्रबंध करने लगे। राकेश ने कुछ देर इंतजार किया कि रेखा उसे खुद ही दीदी के घर जाने का कारण बता देगी, पर वो चुप थी। राकेश ने रसोई में आकर पूछा, आज तुम दीदी के यहाँ गई थी? रेखा ने आश्चर्य से पति की तरफ देखा, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि दीदी के घर जाने की बात राकेश को मालूम हो जाएगी। पर राकेश को ये कैसे पता चला कि वो दीदी के यहाँ गई थी? रेखा ने स्थिति पर विचार करते हुए धीरे से कहा, हाँ, दीदी के यहाँ तुम क्यों गई थी? मिलने गैस पर दाल चढ़ाते हुए रेखा बोली, मुझे बिना बताए दीदी के यहाँ जाने का उद्देश्य क्या है? राकेश अब परेशान हो गया था। अगर दीदी फोन करके ये ना बताती कि तुम वहाँ गई थी तो मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हें दीदी ने बताया है? रेखा ने आश्चर्य से पूछा। आज तक जो तुम मुझसे छिपाती आ रही हो वो अब तुम्हें सच सच बताना होगा। रेखा, तुम मुझ पर इतना शक करने लगे हो कि अब अपमान करने पर उतर आए। कहते हुए रेखा फफक फफक कर रो पड़ी। रेखा का रोना देखकर राकेश खामोश हो गया, फिर बोला, देखो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, सिर्फ तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं दीदी को फोन करके पूछता हूँ। ये कहते हुए राकेश ड्राइंग रूम में रखे फोन की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि राकेश अपनी दीदी का फोन नंबर मिलाता, रेखा ने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम दीदी से कुछ मत पूछो, मैं ही तुम्हें सब सच बता देती हूँ। कहकर रेखा फिर रोने लगी।
कुछ देर बाद संयत होकर रेखा बोली, मैंने सोचा था कि इंदु का विवाह शांति पूर्वक हो जाए और दीदी के साथ किया मेरा वादा पूरा हो जाए कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारे शक के आगे मैं हार गई हूँ। दीदी की बेटी इंदु के साथ क्या हुआ तुम साफ साफ बताती क्यों नहीं? रेखा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, इंदु और राजीव एक दूसरे से प्रेम करते थे। इंदु राजीव पर बहुत भरोसा करती थी। 1 साल तक उन दोनों के संबंध औपचारिक रहे, फिर धीरे धीरे अंतरंग बनते हुए दोनों के बीच पत्र व्यवहार, घूमना फिरना, फिल्में देखना और सैर सपाटा चलता रहा। राजीव ने इंदु के साथ अपनी तरह तरह की तस्वीरें भी खिंचवाई थी। इंदु और राजीव के प्रेम और विश्वास में पूरी तरह डूबती गई थी कि राजीव उससे प्यार के नाम पर शारीरिक सुख की मांग करने लगा। इंदु द्वारा बार बार मना करने पर वो भड़क गया और इंदु को धमकी देने लगा कि वो उसका विवाह अपने अलावा और कहीं नहीं होने देगा और अगर इंदु ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो वो उसे बदनाम कर देगा। जब राजीव ने इंदु को घर पर धमकी भरे फोन करना शुरू किया और फोन दीदी ने सुना तो उन्होंने इस बारे में इंदु से बात की तथा उसकी गंभीरता को समझ दीदी ने राजीव से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि राजीव उनके समझाने और कुछ धमकाने पर मान जाएगा। फिर राकेश ने पूछा, लेकिन राजीव से मिलने के बाद दीदी उसके तेवर देखकर सहम गई। उन्हें वो अपराधी प्रवृत्ति का युवक जान पड़ा। उन्होंने शांत चित्त से इस पर गहराई से सोचा और राजीव की पूरी खोजबीन की। जैसे ही उन्हें पता चला कि राजीव मेरे ही बैंक की शाखा में काम करता है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। रेखा की बात सुनकर राकेश हैरान था कि इंदु जैसी पढ़ी लिखी लड़की राजीव जैसे युवक के जाल में कैसे फंस गई। राजीव न गंभीर है, न सौम्य है, न ही परिपक्व विचारों का युवक है। वो तो प्यार को महज युवावस्था में आनंद लेने का साधन मानकर चल रहा है। वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि इससे लड़की पर क्या गुजरेगी। राकेश ने रेखा से कहा, लड़का जब नौकरी करता है और इंदु से प्रेम भी करता है तो तुम्हें राजीव को शादी के लिए तैयार कर लेना चाहिए था। तुम्हारा सोचना ठीक है, पर राजीव ने तो कई महीने पहले रंजना के साथ विधिवत अपनी सगाई कर ली थी। वो तो इंदु से सिर्फ प्रेम का नाटक कर रहा था। तब तो वो जरूर ब्लैकमेल करेगा। राकेश ने सोच समझकर कहा, लेकिन खुद भी तो इससे बदनाम होगा। अब वो ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा क्योंकि राजीव को विश्वास में लेकर मैं उससे इंदु के सभी प्रेम पत्र फोटो के नेगेटिव ले चुकी हूँ। राजीव ने इंदु को जो लॉकेट, अंगूठी, ब्रॉच, मोतियों के बटन भेंट में दिए थे वे भी मैंने इंदु से ले लिए हैं। हाँ, ये हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत का सवाल था जिसे सिर्फ तस्वीर और भावुकता में लिखे गए प्रेम पत्रों के सहारे बदनाम किया जा सकता था। अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं। वे सारे सबूत जिनसे वो इंदु को ब्लैकमेल कर सकता था मैंने इंदु को दे दिए हैं। आज उसने उन्हें नष्ट भी कर दिया है। जो चीजें राजीव ने इंदु को उपहार में दी थी वे मैंने राजीव को वापस कर दी है और उसे समझा भी दिया है। ये तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिखाया रेखा। तुमने इंदु को बिखरने से बचा लिया, एक माँ की तरह उसे समेट लिया, वरना राजीव से मिले अपमान और उपेक्षा से वो टूट जाती। इस काम को अंजाम देने में मैंने तुम्हारे शक की कितनी पीड़ा झेली है, कितना अपमान सहा है, ये मैं ही जानती हूँ। रेखा रोआन से स्वर में बोली, मुझे माफ कर दो रेखा। राकेश का स्वर भी भीग गया था। एक शर्त पर। रेखा संयत होकर गंभीर स्वर में बोली, तुम दीदी या इंदु के सामने जीवन भर ये जाहिर नहीं करोगे कि
तुम्हें राजीव के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि लड़की के बीते हुए प्रेम प्रसंग का अर्थ उसके चरित्र की सफेद चादर पर सैकड़ों धब्बे। राकेश ने रेखा के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ रेखा। दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहे। उनके हृदय में चल रही हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। रेखा के मन में संतोष था कि उसने चाहे जैसे भी एक लड़की का जीवन नरक बनने से बचा लिया है। अब वो अपनी गृहस्थी में सुखी रहेगी। समय काफी बीत गया था। आसपास के घरों की बत्तियां बंद होने लगी थी। राकेश ने पत्नी को उठाते हुए कहा, चलो अब जल्दी गरम गरम खाना खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। रेखा मानो सपने से जागी हो बोली, चलो और रसोई की तरफ चल पड़ी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।